इतनी दुखियारी अभागी मेरे पुत्र ने प्राण दिए हैं त्याग। इसकी चिता को भद्र पुरुष तुम ही लगाओ आग। तुम ही लगाओ आग, राजा मोरे तुम ही लगाओ आग। जिस तरह बिना अन्न के चलता नहीं ये तन, उसी तरह बिना लकड़ी जलती नहीं अगन। दुर्भाग्य करो ना मत रो देवी, मत करो आह आह। धन दक्षिणा दो अभी, करूं चिता का दाह, करूं चिता का दाह। करूं चिता का दाह, करूं चिता का धन दक्षिणा फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं है। धन दक्षिणा की मुझसे कोई आस नहीं है। कर्तव्य से विमुख मैं हो नहीं सकता, वचन जो दिया उसे खो नहीं सकता। भले ही कहो दुर्वचन, दो मुझको श्राप। सत्य से निगागर हो जाएगा पाप, हो जाएगा पाप। कृपा करो, कृपा करो। रघुकुल रीति सदा चली आई, खून में दौड़ता था सच उसके, इंसान हो गया था, इंसान हो गया। हिमालय से ऊंचा था कद उसका, और सागर से गहरा था मन उसका, मन उसका। भगवान की मूरत से ज्यादा भला, मुझे ज्यादा भला। अहिंसा की उसने सिखाई कला, वो सिखाई कला। वो लाठी वाले बाबा, वो चटके वाले बाबा, वो चटके वाले बाबा, सबके सारे बाबा। काली बाबा सुंदरी सुन लो रे, काली बाबा सुंदरी सुन लो रे, काली बाबा सुंदरी सुन लो रे, काली बाबा सुंदरी सुन लो रे। तो चलो अब हम सब मिलके तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुना। तो सब तैयार हैं? भैया सब तैयार हैं? क्या बात है? अब देखो थोड़े से और तैयार सुनाई दे हैं। सब तैयार हैं? बात तब की आए जब हमारो देश तो अंग्रेजन को अरे जे हमारी सोने की चिड़िया को जे अंग्रेज उड़ा के ले गए। अरे हमारी दादी बताती कि जे अंग्रेज लोग हमारे देश के लोगों पर हुक्म चलाते और जे हमारे लोग कछु नहीं कर पाते। हमने सोई सुनी कि जे अंग्रेज लोग हमारे लोगों को बिना किसी गलती के हिरासत में ले लेते थे और फिर सुनवाई भी नहीं करते थे। अरे जे तो कछु नहीं आ, हमने तो जे सुनो कि जे अंग्रेज हमारे देश के लोगों को गिरमिटिया मजदूर बना के दूसरे देशन में बेच तो याद थे। अरे भैया बात सब तो ठीक है, तुम तो ये सोचो कि ये धरती किसकी? हमारी। आओ इसे फसल कौन बोल रहा? हम बोल रहे हैं। अरे पूरे हिसार में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लाने, युवाओं को नाटक और कला से जोड़ने के लाने, देश भर की नाट्य मंडलियों के नाटकों को मंचन कराने के लाने हमारे अपने एकदम अपने करीब मनीष जोशी सर सालों से मेहनत कर रहे हैं। यार एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। तालियां होने चाहिए भैया पूरी टीम के लिए। देखो भैया एक बात सच सच बताने हम आपको, जे हमको इतने ले आए, आओ ये सब आप लोग आ गए, लेकिन हमें बताओ नहीं है कि इतने हम आए काहे के लाने। तो पहले हमें बताओ कि हम आए काहे के लाने, तब तो कछु करें। बताओ भैया। भैया हम बताएं, हम इतने आए
महात्मा गांधी पे व्याख्यान देवे गेला अरे व्याख्यान मत दो यार अरे क्या बता रहे हाँ, हमारी हाँ। एक कहानी कहवे के लाने जी। दास्तान सुनाने के लाने हाँ, ये भी ठीक। माने स्टोरी टेलिंग करने आए कथा सुनाने आए हैं नाचने गाने के लाने आए हैं सब मिलके ये कहना चाह रहे कि हम सब मिलके तुम्हारों को नाटक दिखा रहे हैं। अरे नाटक दिखावे आए तो ये सब आ गए हम सब आ गए तो देरी काहे की लगाओ भैया सुन लगाओ गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे 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 महिमा तुम्हारी गाए गांधी बाबा महिमा तुम्हारी गाए गांधी बाबा सुन लो रे गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे गांधी बाबा के चरित्र तुम सुन लो रे गांधी शान से पहलो तुम खादी स्वदेशी घर खादले घर खादले घर खादले हर गांव से लेके घर खादले घर खादले एक छोटे से गांव पोरबंदर में रहतो एक नन्नो सो प्यारी सो मोना पर बाप को नाम है तो मोहन बाप की माँ बाप प्यार से पतो है काके की बुलाती बताओ मोनिया हाय 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 काके की बुलाती निकनेम अच्छा अच्छा जैसे हमारा नाम है सुबह और हमारी अम्मा हमें प्यार से बुलाते हैं सुबू रुको भैया इते को है कि को निकनेम हो किस किस को है निकनेम आपको है ये भैया कह रहे मुझे भैया देख रहे हैं। अरे ये चुन्नू अब तो हां इनका भी निकनेम तो ऐसे ही बता रही निकनेम बता रही बताओ मोदी टाइगर मोनिया वाह तो मोहन को निकनेम है तो मोनिया आओ ये मोहन ऐसो सीधो सच्चो मोड़ा ऐसो भोलो भलो बानो मोड़ा कि घर से निकले तो सीधे स्कूल और स्कूल से निकले तो सीधे घर गर्दन नीची न दाएं देखे न मार देखे न को से बात करे न हंसे बोले राम दुआ कछु नहीं मनवंतर हरी मतलब इंट्रोवर्ट अरे अरे ये शब्द तो हम आजकल हर जगह सुन रहे हैं हम भी खूब सुन रहे हैं और हमारा ये सारे प्यारे प्यारे दर्शकों से एक सवाल है ये छोटे छोटे से मोड़ा मोड़ी इतनी कम उम्र में इंट्रोवर्ट कैसे हो जाते हैं बड़ा सवाल है आप बताएगा टीचर ना दो चतुर्थ कक्षा में ऐसे मैं गाय दो रही यार अरे पढ़ाई को प्रेशर नहीं है पिताजी आंखों से डरा दूंगे ऐसे अरे कक्षा के मोड़ा मोड़ी चढ़ा नहीं है ओ और रही सही कसर कि मोबाइल और कंपटीशन पूरी कर देते रील्स भी तो देखने हैं अरे तो ऐसे में जो छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी का करे को के पास जाए को से बात करे अरे छुटकी का है कि आजकल फैमिली हो रही है छोटी और छोटी फैमिली का भैया इंग्लिश में क्या बोले थे ये तो कोई बम को नाम लग रहा है तुम्हें बम से बड़ी बात बता रहे छोटी फैमिली में कौनों के पास समय नहीं है बच्चन से बात करने को सब अपने अपने काम धंधा में चले जाते हैं और घर में बच्चा हो जाता है अकेले एक ही वजह से भी बच्चे हो रहे इंट्रोवर्ट बात करने में कतरा रहे डिप्रेशन में जा रहे और न जाने एंजाइटी मेंटल हेल्थ क्या कर दूंगा यार हम तो ये सब तो खूब चल रहा है भैया आजकल लेकिन हमारी कहानी को मोहन ये सब चक्करों से बच गए अरे कैसे का बाप के जीवन में आ लो एक दोस्त मित्र अब भैया बात दोस्त ने मोहन को लोगों से मिलबो जुलबो सिखा दो बातचीत करबो सिखा दो हंसबो बोलबो सब कुछ सिखा दो एक मजेदार बात और कराई बात दोस्त मोहन को
मांस खाना सोई सिखा दो। कहाँ है रे? और अपनो मोहन तो वैष्णव दरबार हो तो ना? आओ और ये वैष्णव धर्म में मांस खाना खा छूना भी पाप है। सही कह रही है। तुम ऐसे बोल रही जैसे मोहन को पता ही नहीं थी ये बात। काय पालो यार। अरे मोहन खुद ही जानत तो, लेकिन वहाँ के दोस्त ने मोहन से कही कि मोहन सुन, ए भाई तेरे को पता है कि अंग्रेज लोग इतने ताकतवर कैसे हैं, हम सब पे राज कैसे कर पा रहे हैं, मांस खा के। तो तेरे को ये अंग्रेजों को यहाँ से दूर भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है, तो मांस खाना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे मोहन ने घर वालों से छिप छिपा के 4-5 बार मांस खाया, काहे कि देश को आजाद जो कराना था। तो भैया एक और मजेदार बात, भाई दोस्त ने एक और मजेदार काम करो, मोहन को झूठ बोलो वो सोई सिखा दो। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, झूठ तो हम अभी तक बोलते आ रहे हैं। और भैया कि हमारे देश में बिना झूठ बोले कछु काम भी तो नहीं हो सकता। अरे हम तो जब इतने सटे ना छोटे थे तब से झूठ बोलत इतने बड़े हो गए, और कछु लोग तो झूठ बोलत न जाने कितने बड़े हो गए। आगे तो हर होर्डिंग पे पोस्टर पे फोटो छप रही ऐसे। मोहन ने भी अपने साथ झूठा ही बोलोगा? भाई बात में ऐसी कर बात नहीं, देखो हम बता, सुनो भैया सब सुनो। क्या है कि मोहन के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मोहन ने पूरी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला। अरे ऐसी क्या घटना घट गई? देखो ऐसी हम नहीं बता। लेट्स क्विज। चलो अब तुम लोग बताओ। क्या हो बताओ। हम बता रहे हैं। कोनों ने मोहन को अपनी कसम दे दी हुई है। गलत जवाब। पुलिस के डंडा पड़े हुई है। गलत जवाब। अरे हम बताए कौनों ने जादू टोनों कर दो हुई है। अरे नहीं स्कूल से भागे हुई है। अरे हम बता रहे हैं। हाँ बताओ। अरे कछु याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हम बताओ। भैया ये सब घटनाएं कछु नहीं है, ये सब तो छोटी हैं। इन सब से बड़ी घटना घटी। मोहन ने एक दिन देख लो एक नाटक। अब भैया नाटक से बड़ी घटना तो कोनो हो सकत है का? सही बात है। अच्छा सुनो, देखो जैसे भैया जी हमारी नाटक मंडली बैठी ना, वैसे ही मोहन के गांव में एक दिन आ गई एक नाटक मंडली। एक बार और सुना, ऐसी जाके ऐसी क्या तुम जानते हो कि ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या नाम है इस लड़के का? मोहन। विदेश जाओगे, अंग्रेज लोग में घुलोगे मिलोगे, शराब पियोगे, मांस खाओगे, खड़ी औरतें। देखिए मैं वहाँ से पढ़ाई के सिलसिले में जा रहा हूँ। अरे मैं तुमने वचन ना पूछूं, इसमें से कोई भी गलत काम मैं वहाँ जाकर नहीं करूँगा। मतलब तुम यह कहना चाहते हो कि तुम वहाँ जाओगे और ये सब काम किए बिना ही जिंदा रह लोगे? बेवकूफ समझते हो क्या? सरपंच जी को हमारी जाति का कोई बड़ा व्यक्ति समुद्र पार करने
अरे हमें इतना विकास चाहिए ही नहीं। तो देखिए, मैं सच में वकालत पढ़ना चाहता हूँ। तो बेटा अपने घर में पढ़ो। पर काका अमाटे मारा इंग्लैंड जाओ खूब जा जरूरी छे। अरे मैं जाके ही रहूंगा। मोहन, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हमारो अंतिम निर्णय छे। तो ठीक है, तुम्हारा जीवा व्यक्ति को हम अपने समाज में कोई जगह नहीं दे सकते। हम तुम्हें समाज से निकाला देते हैं। आज से तुम हमारे समाज का हिस्सा नहीं हो। नहीं हो। देखिए, अपने ही लोगों ने मोहन को बिरादरी से बाहर निकाल दिया, पर मोहन ने हार नहीं मानी। वो विदेश गया और वकालत की पढ़ाई पढ़कर भारत वापस लौटा। भी हो रहा था, लेकिन यही बात मोहन के मन में जाकर बैठ गई। और उन्हीं दिनों एक और घटना हुई। हुआ ये कि सेठ अब्दुल्ला ने अदालती काम से मोहन को डरबन शहर से प्रिटोरिया बुलाया, वो भी रेलगाड़ी के पहले दर्जे का टिकट देकर। और हमारा मोहन फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर बैठ गया रेलगाड़ी में। Hey, bloody bully! What are you doing here? Excuse me, sir. I have a ticket. You're not supposed to sit here. Just go to your third class compartment. Sir, I have a ticket. And I have all right to sit in first class compartment. You are going to leave this compartment or I will throw you out. Sir, I'm a barrister, studied from London, and a member of High Court Chancery. You cannot talk to me like this. Hey, you! There is no coolie barrister in South Africa. Now leave, or I will throw you out. Understand? I'm not leaving this compartment. Officer! Throw him out! Get out! This is what I can't. स्टेशन पर हुई किसी घटना ने सत्याग्रह को जन्म दिया। सत्याग्रह, अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ना। मोहन को ऐसे भेदभाव का सामना साउथ अफ्रीका में कई बार करना पड़ा। और तब हमारे मोहन न तो महात्मा थे और न राष्ट्रपिता, वो तो एक साधारण से बैरिस्टर थे। लेकिन स्टेशन पर हुई इस घटना ने उनके महात्मा बनने का रास्ता खोल दिया। और सन 1893 से लेकर 1914 तक भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए मोहन साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ते रहे। तब उनको ये नहीं पता था कि उनके यही हथियार सत्य और अहिंसा, हाँ, सत्य और अहिंसा आगे चलकर भारत की आजादी का रास्ता खोलेंगे। और एक दिन दुनिया का हर बच्चा कहेगा, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा।
गठन में कुछ पुराने परीक्षा फल मिले। गजब की बात पता है क्या? गजब की बात तो ये है कि उसमें अपने मोहनदास के बचपन का रिपोर्ट कार्ड भी निकल आया। अब रिपोर्ट कार्ड तो आप सब लोग जानते होंगे। बताइए भैया क्या होता है रिपोर्ट कार्ड? दीदी आप बताइए। भैया आप बताइए। रिपोर्ट कार्ड प्रमाण पत्र रिजल्ट जिसमें किसी बच्चे का नंबर कम आता है तो किसी का ज्यादा आता है कि नहीं? आता है। और आजकल तो रिपोर्ट कार्ड के दम पर ही हर बच्चा का फ्यूचर डिसाइड किया जा रहा है भैया। सच्ची बात बोल रही है। की पढ़े तो परिणाम ले हमें ये बताओ बेटा कि जे रिजल्ट में हमारे जो मोहन आए ना उनको फर्स्ट नंबर आओ कि नहीं? फर्स्ट। हर माता पिता का अपने बच्चों पे यही प्रेशर होता है कि बेटा कक्षा में हमेशा फर्स्ट आना, नहीं तो डंडा खाना। ताकि सुन लो, साल 1881 में 34 बच्चन की कक्षा की रिजल्ट की सूची में आप लोगों को पता है मोहन का कौन सा नंबर था? फर्स्ट होगा। बताइए सच आप बताइए। फेल से थोड़ा सा ऊपर था। 34 में से 32वां नंबर था, नीचे से 2 का। यानी मोहनदास हमारे जैसे अब बताइए मोहन में क्या कोई भी खूबी नहीं थी? वही बताने आए हैं कि हर बच्चा में, दुनिया के हर बच्चा में कोई ना कोई खूबी यानी कि टैलेंट होता है। अपने मोहन में भी था। उसमें गजब का जिज्ञासा था। जिस काम में मोहन का मन लगता उसको सीखने में जुट जाता, पूरे मन से, पूरी मेहनत से। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर पर लटकाऊंगा, मुझे रोई की गोली दे दे, नकली दूध चलाऊंगा। गांधी जी ने आगे चलकर आश्रम बनाए, जहाँ बच्चे रहते तो थे ही, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी करते थे। उतना ही नहीं, और सुनो, उनके आश्रम में रोज नए नए शिक्षा के प्रयोग किए जाते थे। इन्हें आजकल हम वोकेशनल कोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। छुटकी तो कंफ्यूज कर दी है बेटा जी। हमें बताओ कि जे वोकेशनल कोर्स में क्या होता है? जिसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खाना पकाना, कपड़े सिलना, जूते चप्पल बनाना और आश्रम की साफ सफाई करना जैसे सारे काम बापू के साथ बड़े ही प्यार से सीखते थे। और बापू ने तो अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बना लिया था। खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा। दर्शकों, दक्षिण अफ्रीका में सन 1883 से 1914 तक गांधी जी भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे। और ऐसे ही एक दिन उनकी मुलाकात उनके गुरुजी से हो गई। बताएं कौन? बताओ नाम। गोपाल कृष्ण गोखले जी से। और गोखले जी मोहन से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहन से मिलते ही एक सवाल पूछ लिया। मोहन, मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि अपने देश से इतनी दूर यहाँ दक्षिण अफ्रीका में तुम भारतवासियों के हक के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। पर ये सब कैसे कर पा रहे हो मोहन? सत्य के सहारे। सत्य के सहारे। अब ये बात तो आप सभी को पता है कि बचपन में मोहन ने कौन सा नाटक देखा था? कौन सा नाटक देखा था? बस तब से मोहन ने सत्य को जो पकड़ा फिर कभी नहीं छोड़ा। उनको ये विश्वास हो गया था कि सत्य से बड़ी लड़ाई भी
आसानी से जीती जा सकती है। यही सच और सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ मोहन का सबसे बड़ा हथियार बना। और मोहन के इन्हीं विचारों को देख गोखले जी खूब खुश झाले आणि भरोसे के साथ बोले, गांधी, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि अब मैं चैन से मर सकूंगा। लेकिन याद रखो गांधी, तुम्हारी जरूरत भारत को भी उतनी ही है। तुम जल्द से जल्द अपने देश वापस आ जाओ और अपना खुद का अखबार निकालो। अपने देश के लोगों के लिए लिखो मोहन। गोखले जी, मैं भारत वापस लौट तो आऊं, लेकिन मैं लिखूंगा क्या? मैं तो अभी ठीक तरह से अपने भारतवासियों को जानता भी नहीं। तो वादा करो मोहन, जल्द से जल्द अपने देश भारत वापस लौटोगे और सबसे पहले पूरा देश घूमोगे और जानोगे कि किस तरह इन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा है। वादा करो मोहन, वादा करो। जी, मैं जल्द ही भारत वापस आऊंगा। तो जैसा गुरुजी से वादा किया सो निभाया भी। हमारे मोहनदास जल्द ही भारत वापस लौट आए और निकल पड़े सारा देश घूमने। देश घूमने निकले गांधी, देश घूमने निकले, देश घूमने निकले गांधी, देश घूमने निकले। एक संत के कदम देश की माटी को चूमने निकले। देश घूमने निकले गांधी, देश घूमने निकले, देश घूमने निकले गांधी, देश घूमने निकले। गुरु गोखले बोले देश से कर लो पहचान, देहातों में बसता है सारा हिंदुस्तान। घूम घूम कर देखो क्या है वतन के हाल, भूखा नंगा पिछड़ा क्यों है भारत देश विशाल। देश घूमने निकले गांधी, देश घूमने निकले, देश घूमने निकले गांधी, देश घूमने निकले। एक संत के कदम देश की माटी को चूमने निकले। देश घूमने निकले गांधी, देश घूमने निकले, देश घूमने निकले गांधी, देश घूमने निकले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो देश घूमत घूमत हमारे बापू पहुंचे रही काशी। नमो पार्वती पताये। अरे दादा, अरे वो लोग पहुंचते कैसे नहीं? उन्हें बुलाया भी तो था महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। और गुरु ये भैया ऐतिहासिक दिन रही जिस दिन हमारे BHU माने के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही भाई। 4 फरवरी 1916। हमारे गांधी जी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए। जो दूर दूर तक भीड़, जो दूर दूर तक भीड़। और हमारे बापू ने अपने भाषण से युवाओं में जोश भर दिया। गांधी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे देश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। लेकिन मेरे लिए आज ये बड़े ही दुख और अपमान की बात है कि अपने ही देश में इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छत्र छाया में मुझे उस भाषा में भाषण देने के लिए कहा गया है जो हमेशा से हम सभी के लिए पराई रही है। Oh, silence, silence. So today we have the lovely audience from Hisar, to whom and the lovely faces. Oh, so do you people know Gandhi ji is talking about retirement? Hello. They know. Hashtag I, hashtag you, hashtag all of us. We all are used to it. We are also proud of it. Yes. Ladies and gentlemen, we are offering you
think that language is the human body part in communication. In which we feel confident. अब तो समझ गए होंगे कौन सी थी वो भाषा। गांधी जी ने उस भाषण में भाषा को लेकर ये बात भी कही कि अगर अपनी भाषा अपने विचार, अपने मन की बात, अपने दिल की बात को व्यक्त नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि जितनी जल्दी हमारे अस्तित्व का सफाया हो जाए उतना ही अच्छा है। गांधी जी को समझ आ गया कि हमारा देश सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम नहीं है, वो बहुत सारी गलत रूढ़ियों का भी गुलाम है, जैसे अमीर गरीब का भेद, ऊंच नीच का भेद, काले गोरे का भेद, धर्म कर्म का भेद, जात पात का भेद, और इन सब में सबसे बड़ा स्त्री पुरुष का भेद। ये भेद और ये सारी रूढ़ियां न जाने कब से चली आ रही हैं। पर हमारे देश की औरतें आजादी की लड़ाई में पुरुषों से जरा भी पीछे ना हटी। देश के कई हिस्सों में महिलाओं के हक के लिए अलग अलग महिला क्रांतिकारी सामने आई और उन्हीं में से एक थी अमृत कौर। अमृत कौर, ये तो वही है ना जो हमारे देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। हाँ, पता है। गांधी जी ने उन्हें एक पत्र लिखा था। उसमें वो लिखते हैं कि अगर तुम स्त्रियां अपने सम्मान और अधिकारों को वास्तव में समझने लगो और मनुष्य के लिए उसका पूरा उपयोग करो, तो तुम मनुष्य को उससे भी बेहतर बना सकती हो जितना कि वो आज है। हाँ, गांधी जी समझ चुके थे कि केवल पुरुषों की ताकत से इन अंग्रेजों को भगाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने महिलाओं को भी अपने आंदोलनों में शामिल किया। गांधी जी ने सत्य का हाथ थामा और निकल पड़े देश को आजाद कराने। उनके पीछे पीछे चल पड़ा सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा है सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा है सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के रास्ते पे चल पड़ा है सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा है सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा है सारा देश, सारा देश। आए वामन बनिया आए, हरिजन ठाकुर आए, आए वामन बनिया आए, हरिजन ठाकुर आए। ऊंची नीची जात के सब देशवासी आए, ऊंची नीची जात के सब देशवासी आए। जंगल से निकल निकल के सारे आदिवासी आए, जंगल से निकल निकल के सारे आदिवासी आए। चौका चूल्हा छोड़ के आई माँ बहने, बच्चे सारे आए छोड़ के खेल खिलौने। तेरी गेट पुकार के बाबा सारा देश निकल कर आया, तेरी गेट पुकार के बाबा सारा देश निकल कर आया। आजादी पाने का रास्ता तूने सबको बतलाया। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा है सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा है सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के रास्ते पे चल पड़ा है सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा है सारा देश, सारा देश। गांधी बाबा के पीछे चल पड़ा है सारा देश, सारा देश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। गांधी जी देश घूम रहे थे, अपने लोगों को, देश को जान रहे थे। तभी उनकी
हमारी देश की माटी उनसे चीख चीख कर कह रही है, ओ अन्नदाता, उठो, जागो। अन्नदाता उठो जागो, ओ अन्नदाता उठो जागो, अन्याय के आगे झुको मत, न्याय तुम मांगो, ओ अन्नदाता उठो जागो। जमीन को सींचा है तुमने खून से, और मर रहे हो दमन के कानून से। जमीन को सींचा है तुमने खून से, और मर रहे हो दमन के कानून से। किसान हो तुम ही जान हो, तुम ही तो हिंदुस्तान हो, ओ अन्नदाता उठो जागो, ओ अन्नदाता उठो जागो। चंपारण में जब गांधी जी ने किसानों का हाल देखा तो उनका मन कांप उठा। वह इतनी गरीबी थी कि लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे। परिवारों में 4-4, 5-5 महिलाओं के बीच में उपयोग के लिए केवल एक साड़ी हुआ करती थी। जो देश का अन्नदाता था वही भूखमरी से मर रहा था। लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी पंजाब के अमृतसर में एक घटना घटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी की सुबह हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए सिख भाई बहन, बूढ़े और बच्चे, उन सभी निहत्थे लोगों पर जनरल डायर और उसके सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। तब तक लगातार गोलियां चलाते रहे जब तक उनकी बंदूक से गोलियां खत्म नहीं हो गई। इस एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ओकर गहरा असर भारतवासी के मन में पड़ा। पूरा देश आजादी के आक्रोश को अपने मन में लेके आंदोलन के राह में गांधी जी के साथ भारी संख्या में शामिल हुए। तब गांधी जी एक बात बताई, हमारे देश
उत्तर तो हम ही दे पाए काहे कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े 60 करोड़ उत्ते होते हैं जितने की अपने देश में एक मूर्ति बनत है हम हैं पॉलिटिकल बिजनेस वाले यार बड़े वाले हैं तो हम एक और बात बता दें कि 60 करोड़ उत्ते होते हैं जितने में मूर्ति बनने को टेंडर पास होते जे तो समझ नहीं आओ कि जे 60 करोड़ की देख होते पर एक बात समझ आ गई अब जे कि जे हमारे गांधी जी ने चरखा चला के अंग्रेजों को छका था अगर बापू नहीं होते तो हमारे देश के लोगों को क्या होतो यार अरे का हो तो का भाई हो तो जो 1947 के पहले है तो सच बताएं दीदी हाँ कबम ना हमें जे अपने लोगन पे बड़ी दया आत है अरे जे हम सब ना बड़े बोले आए पता हम सब बहुत बोले आए कोई भी कहूं से भी आके हमें दगा दे के चलो जाते और हमें पता भी नहीं पड़ा एकदम सही कह रहे कक्का जे गोरों ने हम सबको दगा ही तो दाव दो दगा नहीं दगा दो तो दगा जे थिएटर वाले बेटा दगा दो तो बेटा अंग्रेजों ने दगा दो तो लेकिन नुक्ता लगा के दो गांधी जी का मानना था कि सिर्फ जय गोरों को देश से भगाने से हमारा काम नहीं चलने वाला हम सबको मिलकर सारे के सारे तरीके बदलने पड़ेंगे जिनकी वजह से एक आदमी की अमीरी दूसरे की गरीबी का कारण बनती है गांधी जी तो चाहते थे कि देश का हर एक व्यक्ति इतना काबिल बने कि वो अपना रोजगार खुद हासिल कर सके दादा गांधी जी ने जो बात तुम्हें कह दी थी और देख लो हम आज तक आत्मनिर्भर होने की कोशिश ही कर रहे हैं अरे इस पर मजेदार किस्सा एक मिनट पहले थोड़ा लाइट में तो किस्सा ये हुआ देखो आप सबने जाना तो हमारे बापू सवेरे सवेरे शेर पे जाते थे एक मिनट पहले पूछ लो जाना तो भैया नहीं जाना तो कोई बात नहीं तो बापू हमारे सवेरे सवेरे शेर पे जाते थे और पहनते थे छोटी सी धोती तो एक दिन ऐसे ही बापू हमारे सवेरे सवेरे शेर पे निकले ठीक है सवेरे सवेरे का अंधेरा था गुप्त अंधेरा गुप्त कोहरा दूर दूर तक कोई नहीं बापू हमारे अकेले अकेले चलते जा रहे थे कभी बापू को लगा उनके पीछे कोई आ रहा है चलते जा रहे थे पास आ रहा है कौन पास आ रहा है बाबू एक छोटा सा बच्चा उनके पीछे पड़ गया पीछे पड़ा और वो बालक जिद पे अड़ गए बापू 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 ऑब्जेक्शन अरे एक मिनट इतनी अच्छी कहानी चल रही है अरे बीच में ऑब्जेक्शन का गिराने लेके अरे दीदी जब सब कछु अच्छो चला देना तब ही तो ऑब्जेक्शन लगाना पड़े थे ये भी सही बात है फिर से ऑब्जेक्शन क्या भैया पहली बात तो जे कि जे छोटो नहीं है जी एक्टर तो है दूसरा ऑब्जेक्शन वो क्या ये बालक नहीं बालिका हमारे बापू कहते हैं कि बालक बालिका एक ही होत है तेरे बचीटा तुम्हारे जैसे भेदभाव नहीं करते हमारे बापू हमने नहीं करनी तो हमने बापू से कही कि काय बापू तुम जे धोती तो पहनत हो पर कुर्ता काहे नहीं पहनत तो बब्बई हमसे कहो हम हमारी अम्मा से कहकर तुम्हारे लाने एक सुंदर सा कुर्ता सिलवा दे रहे इस बात पर हमारे बाबू बड़े जोर से हंस दिए और बोले बेटा जिस देश में मेरे तुम्हारे 40 करोड़ भाई बंधु रोज दिन रात बिना कपड़े के रहते हैं वहां मैं कुर्ता कैसे पहन सकता हूँ देखा भैया
ये थे हमारे संत महात्मा गांधी। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, दुनिया तो थी दुश्मन, उसकी दुश्मन था जग सारा, दुश्मन था जग सारा। आखिर में जब देखा सालों वो जीता जग हारा, वो जीता जग हारा। कैसा संत हमारा गांधी, कैसा संत हमारा, कैसा संत हमारा गांधी, कैसा संत हमारा। समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, परस्त्री ने मात ले। शिव हाथ की असत्य न बोले, पर धन नभ झाले हाथ रे। वैष्णव जन को नहीं कहिए रे, वैष्णव जन को तेने कहिए रे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए रे। साथियों, अंग्रेजों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ने लगे। उन्होंने भारतवासियों का जीना मुहाल कर दिया। नमक जैसी मामूली चीज पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था कि गरीब आदमी नमक तक नहीं खा सकता था। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस नमक कानून को तोड़ने की ठान ली। 12 मार्च 1930 के दिन अपने सत्याग्रहियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की पैदल यात्रा उन्होंने शुरू की। लो शुरू करो। चले
एक मुट्ठी नमक बनाते हुए गांधी जी ने कहा था, इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूं। महात्मा गांधी वो ऐसे महात्मा थे दर्शकों, जिनके यहाँ पर झोला भर भर कर चिट्ठियां आती थी, देश तो छोड़ो परदेश से भी। चिट्ठियां लिखने वालों में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनके पास उनका पता नहीं होता था। अब आप लोग बताइए, अगर किसी के पास किसी का पता ना हो तो भैया चिट्ठियां कैसे पहुंचाए? इसको उत्तर भी हम ही दे पाए, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े। जब पता नहीं हो ना, हाँ, तो कबूतर के जरिए भेजते। अरे काका, तुम भी एकदम कबूतरी आओ। हम कबूतर नहीं है, अरे हम तो कौआ। और ये बताओ कि हमारे बापू तक चिट्ठियां कैसे पहुंचती? अरे जी तो खास बात थी हमारे बापू में। कोनो के पास उनका पता नहीं होता तो वो लिफाफे पे बस बापू का नाम लिख देता। कोई लिखता महात्मा भारत और चिट्ठी पहुंच जाती, कोई लिखता महात्मा गांधी, जहां हो वहां और चिट्ठी पहुंच जाती। अरे कोई तो पोस्ट ऑफिस के लिए लिख देते कि ये चिट्ठी महात्मा गांधी जी तक पहुंचा दी जाए और चिट्ठी पहुंच जाती। और एक जनाब ने तो भैया कमाल ही कर, उन्होंने न पता लिखा और न नाम लिखा, उन्होंने लिफाफे पर बापू का चित्र बना दिया और चिट्ठी महात्मा गांधी तक पहुंच गई। हमारा तो ये मानना है कि जितना प्रेम और सम्मान हमारे बापू को मिला उतना दुनिया भर में किसी को नहीं मिला। ये हमारा भी मानना है ना? अरे उन्हें चाहने वाले इतने थे जितने किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी के भी ना हो। अब देखो भाई, आज अपना देश आजाद है। अरे आजादी को अमृत महोत्सव मन रहा हो। और आज भी हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं यानी करेंसी, उस पे किसकी फोटो छपी है बताओ? बापू की। अब तो भैया ये नोटों के रंग भी बदल गए। तो और भैया रंग बदल रहे हैं लेकिन तस्वीर वही है। और सुन, लगभग 80 देशों में बापू के चित्र वाले 250 डाक टिकट जारी हुए, 250। और इसी से जुड़ी एक बात सुन कि जिस देश के खिलाफ बापू ने आजादी की लड़ाई लड़ी यानी कि ब्रिटेन, उसी ने सन 1969 2 अक्टूबर के दिन बापू के सम्मान में बापू के चित्र वाले डाक टिकट जारी किए उनके खुद के देश ब्रिटेन में। तुम तो अपने देश में आओ। एक मिनट, चलो अपने देश में आओ। अरे चिड़िया दिख रही है, अपना देश। अब सुनो, हमारे देश के हर शहर में उनके नाम पर सड़कें हैं, विद्यालय है, अस्पताल है, भवन है, सेतु है, मैदान है। अरे दीदी, अपने हिसार में गांधी चौक है और मार्ग भी तो है। लेकिन दीदी उनके मार्ग पर चल कौन रहा? ये तो हम ही बता पाए। भैया उनके मार्ग पे हम सभी चल रहे हैं बिना हेलमेट लगाए। ये हंसी खिडौनियां याद तुम्हें है? हर कहीं तो चल रही है आजकल, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सच बात तो ये है कि इतिहास में ऐसा कॉलम नहीं जिन पर इतने लेख लिखे जा रहे हैं, इतनी किताबें छापी जा रही हैं, इतनी रिसर्च की जा रही है, जितनी की महात्मा गांधी पर। जे कोई मोहन आए जिसे उसकी माँ बचपन में प्यार से क्या कहकर पुकारती थी? मोनिया। हमारी तुम्हारी तरह एक छोटा सा बच्चा, थोड़ा सा डरपोक, थोड़ा हिम्मत वाला, लेकिन हमेशा सच्चा। अरे अपना झंडा लहरा रहा है। अरे भारत देश आजाद हो। 15 अगस्त 1947 भारत देश आजाद हो चुका था। लोग खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे। आजादी के इस जश्न में शामिल होने के लिए गांधी जी ने नेहरू जी को पत्र लिखा, लेकिन गांधी जी
उनका मन तो नोआखली के दंगों में अटका हुआ था। तब गांधी जी ने नेहरू जी को पत्र लिखकर भेजा। उसमें लिखा कि जब तक मेरे इस देश में हिंदू मुसलमान भाई एक नहीं हो जाते, तब तक आजादी का ये जश्न मैं कैसे मना सकता हूं। तब गांधी जी पहुंच गए नोआखली दंगे रुकवाने। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जे पीर पराई जाने पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने दे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब देश का वो पिता नोआखली में दंगों की आग बुझा रहा था। उन्होंने सभी हिंदुओं और मुसलमान भाइयों से शांति बनाए रखने की अपील और उन सभी को ये शपथ दिलाई कि वो एक दूसरे की हत्याएं नहीं करेंगे। हिंसा से सिहरते कलकत्ता के उस टूटे फूटे मकान के आंगन में उनकी वो प्रार्थना सभा एक चमत्कार की तरह दिख रही थी। रोक दो लड़ना मारना, पिता कर रहा प्रार्थना। रोक दो लड़ना मारना, पिता कर रहा प्रार्थना। एक गोदी में हो तुम पले, प्यार से लग जाओ तुम गले। गांधी जी के आने से नोआखली में दंगे चमत्कारिक रूप से रुक गए और बंगाल के गवर्नर राजगोपालाचारी जी ने उन्हें इस बात पर बधाई दी। पर गांधी जी खुश नहीं हुए। वे बोले, मुझे तब तक तसल्ली नहीं होगी जब तक इस देश में हिंदू और मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। कल हम अंग्रेजी राज से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को देश के दो टुकड़े भी तो हो जाएंगे। कल का दिन आनंद का होगा, लेकिन उतना ही दुख का भी होगा। आजादी का ऐसा आगमन मुझे आनंदित नहीं कर रहा है। ये आजादी हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। हमें अपना विवेक और भाईचारा नहीं खोना है। यदि इस विवेक और भाईचारे की रक्षा कलकत्ते में हो गई, तो समझ लीजिए कि पूरे देश में हो गई।
में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए परेशान करना गलत है कि उसका धर्म हमारे धर्म से अलग है। वो बच्चों से, युवाओं से, खास तौर पर छात्रों से कहना चाहते थे कि बच्चों, अब ये देश तुम्हारा है और तुम्हें इस देश को एक ऐसा भारत बनाने की हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जिस पर एक रोज हम सभी गर्व कर सकें। तालियों ने बहुत कुछ कह दिया है। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। सौरभ आलम जी। सर, सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक बार फिर से हम लोग कास्ट का एक बार नाम जान लें, क्योंकि हम इतना मतलब खो गए इनकी प्रस्तुति देखकर। आइए सर, प्लीज हमें इंट्रोड्यूस करवाइए सभी से। मंच पर सूरज सिंह ठाकुर, जिया, ईशा गोस्वामी, कैलाश राजू के, नाटक की कला परिकल्पना एक्टर्स ट्रेनिंग मंच पर श्वेता की, सारे ही समस्त तालवाद्य नाटक के सारे गीत लिखे, उन्हें संगीतबद्ध किया
एक कविता हमने सागर निजामी जी की ली और वैष्णव जन और एक हमने टेक्स्ट बुक से लिए माँ खादी की चादर पे, बाकी सारे गीत हिमंदिर लेकर। शुभम कटियार, अंकित पारोचे, ये कैसे जंप हो गया है? यहाँ से शुरू करते हैं। रुद्राक्ष भायरे, ग्रेसी गोस्वामी, अंश जोशी, अमित मिश्रा, ताल वाद्य पर सहायक तबला और दर्ब का और उन्हें साथ दे रहे थे सारे ताल वाद्य में निरंजन खान। बैक स्टेज में हमारे साथ नवीन है, गिटार पर हीरा धुर्वे, दीपक यादव, हाँ कैमरे पे हमारे साथ हैं मिलन, कनुषी, आप सबका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। इतने प्यार से आपने नाटक देखा, कल भी नाटक देखा। मनीष भाई का शुक्रिया, मनोज भाई का शुक्रिया, राकेश जी का शुक्रिया, सारी टीम का ढेर सारा, पूरे हिसार का इतना सारा प्यार हम समेट कर लेकर जा रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए सत्यनारायण जी के 11,000 रुपए मतलब अनमोल प्रस्तुति है सर आपकी। और आप मतलब रंगांगन को लेकर, इस फेस्टिवल को लेकर भी कुछ अगर कहना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। मैंने वही बोला कि इतना सारा प्यार सिर्फ 2 दिनों में हम लेकर जा रहे हैं, तो सारा जो उसका श्रेय है रंगांगन को ही है कि ऐसा कि इस तरीके से कितना सारा अनुभव रंगांगन पैदा कर रहा है और 10 सालों से लगातार कर रहा है। एक नाटक को दूसरी किसी स्टेट से एक नाटक बुलाना और उसको ऑर्गेनाइज करना ही बहुत ही मुश्किल काम होता है। हम देश भर में ट्रैवल करते हैं, हमेशा ये इस बात पे विचार करते हैं, चिंता करते हैं कि कितना मुश्किल है एक नाटक एक दिन में ऑर्गेनाइज करना। और रंगांगन इस तरीके से कितने दिनों इस बार 8 दिनों का फेस्टिवल कर रहे हैं और इतने सारे नाटक, इतना सारा अनुभव जो यहाँ के दर्शकों को दे रहे हैं। बाहर से टीम आ रही है, उन्हें इतना अद्भुत अनुभव दे रहे हैं जैसा अनुभव हम लेकर जा रहे हैं। तो ये सच में मतलब बहुत जोरदार तालियां एक बार। बहुत मुश्किल काम तो कमाल का काम है। इससे जो अनुभव दर्शक ले रहे हैं नाटकों से, दर्शकों से जो टीम जो आ रही है वो लेकर जा रही है, ये जीवन भर के लिए हमको जोड़ रहे हैं एक दूसरे के जीवन में। तो ये इसका सारा श्रेय रंगांगन को। बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। आप सब इतने अच्छे, इतने संवेदनशील, इतने रसिक दर्शकों के लिए हम सब की तरफ से हृदय से कृतज्ञ। सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में तो, क्योंकि आपके गीत तो बोल ही रहे थे, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फेस्टिवल के बारे में। बस मैं ये कहूँगा कि यहाँ के दर्शक
अद्भुत है। और कल भी जैसे ये मालूम पड़ा कि जो सर थे जिन्होंने यहाँ पर लगभग 5000 के भी ऊपर 204 की प्रतियां बांटी हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि नाट्य चेतना, साहित्यिक चेतना, ऐसी तमाम कला और संस्कृति की चेतना यहाँ पर भरपूर है। इसलिए हम इस भूमि को और आप सबको सलाम करते हैं। हाँ हाँ मैं संदीप कथुरिया जी को बुलाना चाहूंगा कि वो एक टोकन ऑफ लव देकर सौरभ आनंद जी को और उनकी टीम को सम्मानित करें। हाउस लाइट ऑन कर दो एक बार।